हरिओम। आज हम मीमांसा दर्शन के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। मीमांसा दर्शन में बहुत सारे आचार्य हुए हैं, जो जैमिनी से लेकर के आगे 18वीं सदी तक, और इनमें से बहुत सारे ग्रंथ की रचना हुई है मीमांसा के ग्रंथ की। इसलिए हमें मीमांसा की ग्रंथ और उनकी रचनाकार, इनके बारे में और उनका काल, इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नेट से यहाँ से भी कोई ना कोई प्रश्न आता है। ठीक है, जैसे पिछले बार आया था लोगाक्षर, उनके पिता के नाम क्या है। यहाँ पर हम इतने डिटेल्स में तो नहीं अभी कलेक्ट किए हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे ग्रंथों की अवलोकन करना पड़ेगा, और हमें जितना डिटेल्स मिल सका हम उतने लेकर के आए हैं। अगर आपको भी इसकी ऊपर कोई भी डिटेल्स मिलता है तो वो ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर इतना चर्चा करेंगे कि जो आचार्य हुए हैं उनका ग्रंथ की नाम क्या है और उनका काल कौन सा था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो बनाया जाता है, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल सिंसियरली पढ़िए। ठीक है, और इसका नोट करके रखिए। इसका PDF भी जो है हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसमें मिल जाएगा, तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में चलिए, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम में जाके इस PDF को भी आप वहाँ से ले सकते हैं। अब देखते हैं, मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक है उनको जैमिनी को माना जाता है। ठीक है, जैमिनी ऋषि जो है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है। जैमिनी जैमिनी को जो है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है। देखिए, ये जैमिनी महर्षि है, और जैमिनी महर्षि ने मीमांसा सूत्र की रचना किए थे। उसके बाद जो है मीमांसा दर्शन की जितने भी सूत्र हुआ, उस सूत्र के ऊपर जो है सबर स्वामी ने सबर भाष्य लिखे हैं। ठीक है, देखिए जैमिनी का काल कौन सा है, 300 विक्रम पूर्व है। 300 विक्रम पूर्व यानी कि ईसा पूर्व 200-250 के आसपास ही है। ठीक है, ईसा पूर्व 250 के आसपास है, 300 विक्रम पूर्व जो होता है। कुछ 25-30 वर्ष की जो है इसमें अंतर पड़ता है विक्रम और ईस्वी में। ठीक है, अब साबर भाष्य देखिए, साबर भाष्य ध्यान रखिए, ये साबर स्वामी की लिखी हुई है। उसके बाद जो है श्लोक वार्तिक और तंत्र वार्तिक और टूप टीका, ये किसके ऊपर, ये जैमिनी सूत्र के ऊपर जो है ये कुमारिल भट्ट ने लिखे हैं। श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टूप टीका, इसकी तीन अलग अलग जो है विभाग किया गया है, जो 12 अध्याय है, 12 अध्याय को। और इसमें कुमारिल भट्ट ने इनका 750 ईस्वी की है। इसमें जो ये 8 जो है गलत से जुड़ गया है। ठीक है, 750 ईस्वी की है। देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, जो शंकराचार्य हुए थे, शंकराचार्य भी 750 की बात की है। ठीक है, 750 की बात की क्यों है, शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट ये दोनों मिले थे। शंकराचार्य कुमारिल भट्ट के पास गए थे अंतिम समय में, जब कुमारिल भट्ट अग्नि में प्रवेश कर रहे थे। ठीक है, कुमारिल भट्ट की बहुत अच्छी स्टोरी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वो स्टोरी आप सुनना चाहते हैं तो मैं कभी आपको वो स्टोरी सुना दूंगा। कुमारिल भट्ट ने किस किस तरह से जो है शास्त्रार्थ किए, और वो अंत में जो है अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण की आहुति दिए थे। और उसी समय जब अग्नि में प्रवेश कर रहे थे तब शंकराचार्य वहाँ पर पहुँचे थे, तो इसलिए शंकराचार्य के समकालीन भी माने जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है ये इनका 3 ग्रंथ हो गया, श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और ध्रुव टीका। उसके बाद तंत्र वार्तिक की व्याख्या, 3 व्याख्या मिलती है इसका, विधि विवेक, भावना विवेक और विभ्रम विवेक। ये जो है मंडन मिश्र ने लिखे हैं, और ये मंडन मिश्र जो है कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। ठीक है, और बाद में इन्होंने शंकराचार्य के शिष्य बन गए। ठीक है, मंडन मिश्र कौन थे, कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। इन्होंने बाद में शंकराचार्य के शिष्य बने, और ये सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये कथा भी बहुत ही प्रसिद्ध है मंडन मिश्र की। जब मंडन मिश्र और शंकराचार्य की शास्त्रार्थ हुआ था, और इनकी मध्यस्थता करने के लिए कौन थे, जो मंडन मिश्र की पत्नी, वो इनकी मध्यस्थता कर रही थी। आप लोग सब जानते हैं ये कथा को, कि उन्होंने पुष्प की माला पहनाया था दोनों को, कि जिसका पुष्प की माला मुरझा जाएगा वो हार जाएगा, वो हार गया माना जाएगा। क्योंकि इतने बड़े विद्वान ये दोनों थे कि इन दोनों विद्वानों के समकक्ष कोई था नहीं, इसलिए इनका शास्त्रार्थ को जो है इनके शास्त्रार्थ को निष्कर्ष देने के लिए कोई उस समय, उस काल में इतने बड़े विद्वान अभाव तो नहीं थे, परंतु कोई भी साहस नहीं कर सकता है कि इनकी हम निर्णय कैसे करें, शंकराचार्य और मंडन मिश्र के निर्णय हम कैसे करें, ये कोई साहस नहीं कर सकता था। ठीक है, परंतु उस समय बहुत विद्वान थे, और भी बड़े बड़े विद्वान थे। ठीक है, तो
इसीलिए जो है ये सुरेश्वराचार्य नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए और ये 800 ईस्वी में हुए हैं। ठीक है, 800 ईस्वी में, ये 800 ईस्वी जो लिखा जाता है ये अनुमानिक है, शंकराचार्य जी की समकालीन नहीं थे, क्योंकि शंकराचार्य से इनका शास्त्रार्थ हुआ था और शंकराचार्य के शिष्य के रूप में भी वो थे। तो ये इसके आसपास ये अनुमानिक लिखा जाता है, क्योंकि इनकी सन साल तो कभी मिलती नहीं है, कौन सा सन में कौन ईस्वी में हुए थे, तो अनुमानिक लिखा जाता है। तो इसी के आसपास के मान के आप चल सकते हैं। आगे देखिए, और मीमांसा सूत्रानुक्रमण इन्होंने मंडन मिश्र ने लिखा है। ये इनका 4 पुस्तक हो गया, ये विवेक, विधि विवेक, भावना विवेक और विभ्रम विवेक और मीमांसा सूत्रानुक्रमण, ये हो गया इनका सुरेश्वराचार्य जो मंडन मिश्र की मीमांसा की ग्रंथ है। इनका वेदांत में भी अन्य ग्रंथ प्राप्त होते हैं, वो वेदांत के विभाग में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और न्यायकर्णिका नाम के एक जो है वाचस्पति मिश्र हुए, ये 850 की, ये भी उसी की शंकराचार्य के बाद की हुए हैं। तो ये विधि विवेक की व्याख्या लिखे हैं न्यायकर्णिका। ठीक है, वाचस्पति मिश्र ये बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान रहे। वाचस्पति मिश्र के बहुत सारे ग्रंथों के ऊपर टीकाएँ मिलती है, गीता के ऊपर मिलती है, योग सूत्र के ऊपर मिलती है, जो षड दर्शन है उन सब के ऊपर उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, ये वाचस्पति मिश्र हुए जो बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हुए। ठीक है, इनका ब्रह्मसूत्र के शंकर भाष्य ब्रह्मसूत्र के ऊपर भामती टीका प्राप्त होती है। इस तरह की जो है, अब और देखिए 7वां जो है श्लोक वार्तिक की टीका है, तात्पर्य टीका। ठीक है, तात्पर्य का ये उम्बेक ने लिखे हैं। इनका काल कोई पता नहीं चलता है, तो ये भी मुझे लगता है ये भी इसी के आसपास है, 800 के आसपास है। तो इन्हीं के अंदर इनको भी रख सकते हैं, क्योंकि जब ये श्लोक वार्तिक लिखी गई है वो तो बहुत पहले लिखी गई है श्लोक वार्तिक। ठीक है, श्लोक वार्तिक कब लिखी गई थी? श्लोक कुमारिल भट्ट 750 में लिखे थे, तो उसका श्लोक वार्तिक की टीका इन्होंने तात्पर्य टीका लिखा, तो 750 के बाद ही ये रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पार्थसारथी मिश्र। ये भी बहुत बड़े मीमांसक हुए पार्थसारथी मिश्र। पार्थसारथी मिश्र जो है 1100 सदी ईस्वी में हुए हैं, 1100 ईस्वी में। उनके 4 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनकी 4 ग्रंथ जो है प्राप्त होते हैं। अब देखिए इनके 4 ग्रंथ कौन कौन सा है। इनके 4 ग्रंथ है, एक जो तर्क रत्न है जो टूपटिका की टीका है। ठीक है, न्याय रत्नाकर है जो श्लोक वार्तिक की टीका है, और स्वतंत्र ग्रंथ है शास्त्र दीपिका और न्याय रत्नमाला। ये स्वतंत्र ग्रंथ है, ये टीका नहीं है। ठीक है, ये दोनों टीका है और ये स्वतंत्र ग्रंथ है। ये सारे नोट्स करके आप लोग रख लीजिए और 1 2 बार 4 बार इसको 10 बार पढ़ लीजिए। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से आचार्य किस काल में हुए हैं। शायद आप इसको अपने क्रम से लिख सकते हैं काल के अनुसार, और इनके नाम लिख सकते हैं। आपको जैसे भी सुविधा हो वैसे आप इसको नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जैमिनीय न्यायमाला, और ये विस्तृत टीका सहित इन्होंने लिखे हैं जो माधवाचार्य है। ठीक है, ये सर्वदर्शन का, आप जानते हैं ना, सर्वदर्शन संग्रह है, सर्वदर्शन संग्रह। तो सर्वदर्शन संग्रह की जो रचनाकार है, ठीक है, वो मध्वाचार्य, ये शंकराचार्य भी रहे हैं, और इनका काल भी मुझे जहाँ तक अनुमानिक है तो ये भी जो है 1100 के आसपास की होना चाहिए। ठीक है, रामानुज काल में ये रहे हैं, ऐसे मुझे अनुमानिक मिलता है। इनका समय मुझे मिला नहीं इसमें, अगर मिलेगा तो मैं ऐड कर दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो जब मिलेगा मैं ऐड कर दूंगा। तो जैमिनीय न्यायमाला उन्होंने लिखे हैं, विस्तृत टीका सहित इन्होंने टीका के साथ लिखे हैं जैमिनीय न्यायमाला। ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, अगर आपको कभी भी पूछा जा सकता है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, क्योंकि ये माधवाचार्य जो है सर्वदर्शन संग्रह नामक जो ग्रंथ लिखे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है इसका बहुत ही वैल्यू होता है, इसलिए ये प्रश्न आने की संभावना भी रहती है। उसके बाद जो है भाट्ट कौस्तुभ है, भाट्ट दीपिका है और भाट्ट रहस्य, ये 3 ग्रंथ मिलते हैं। ये खंडदेव मिश्र की, ये भी 1650 में हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मीमांसा परिभाषा जो कृष्ण यजुर्वेद है, मीमांसा परिभाषा और अर्थ संग्रह, ये 2 पुस्तक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है मीमांसा ग्रंथों के लिए, और यहाँ से मीमांसा ग्रंथों में प्रवेश होती है। ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगले जो हमारा वीडियो बनेगा वो अर्थ संग्रह के ऊपर बनेगा, उसका मैं अभी नोट्स तैयार किया हूँ, और आगे जो भी नोट्स तैयार होगा उसके आधार पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसका नोट्स मैंने जो है एक तो PDF रूप में आपको मिल जाएगी, और दूसरा हमारे एक वेबसाइट बन रहा है, जिस वेबसाइट में इस सारे नोट्स को ऐसे के ऐसे ही उसमें जो है ऐड किया जाएगा, उसमें PDF फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी आपको PDF खो जाता है
तो आप उस वेबसाइट में जा कर के भी आप विजिट कर सकते हैं। वो उस वेबसाइट का भी लिंक आपको मिल जाएगा जब ये वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। तब तक आप PDF से काम चलाइए और आप लिंक में ज़रूर चेक करिएगा, तभी जब आप अगर ये फ्यूचर में देख रहे हैं तब। अभी तो इसका तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। अर्थसंग्रह के ऊपर हम दोबारा लाएंगे। ये कृष्ण यजुवा है जो मीमांसा परिभाषा की लेखक है, और लोगाक्षी भास्कर है ये अर्थसंग्रह के लेखक है। कृष्ण यजुवा के भी काल यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये भी इसी समसामयिक है, 1650-1640 के आसपास की है, ठीक है। हाँ, मीमांसा न्याय प्रकाश ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जो 1650 ईस्वी में आपदेव ने लिखे हैं, ठीक है। तो ये बात ये ध्यान रखिए, ये क्रम आपको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। जो खंडदेव मिश्र है ये 1650 में है, तो इसको जो है आपको क्रम से बनाना पड़ेगा। 1640 में लोगाक्षी भास्कर हुए हैं, और कृष्ण यजुवा भी मुझे लगता है इन्हीं के आसपास की हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ से क्या होता है, इसके बाद एक गुरु मत चला है। आप सब जानते हैं कि गुरु मत किसको कहते हैं। गुरु जो है प्रभाकर को गुरु मत कहते हैं। प्रभाकर के जो मत है उनको गुरु मत कहते हैं। इसकी डिस्कशन हम पहले भी मीमांसा की जो वीडियो बनाया गया है उसमें हमने काफ़ी किए हैं, और वहाँ पर आप देख सकते हैं इनका मत के बारे में भी थोड़ा बहुत वहाँ जानकारी आपको दिया गया है। यहाँ केवल हम आचार्य परंपरा को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे गुरु मत है, गुरु मत ने क्या, गुरु जो प्रभाकर ने क्या किया, सावर भाष्य के ऊपर इन्होंने बृहति टीका लिख दी, ठीक है। ये 750 ईस्वी में हुए। ये कुमारिल भट्ट के शिष्य थे, ठीक है। जो प्रभाकर है ये कुमारिल भट्ट के शिष्य रहे। कुमारिल भट्ट के दो मुख्य शिष्य थे, एक प्रभाकर, एक मन्नन मिश्र, ठीक है। तो मन्नन मिश्र उनकी परंपरा में चले, और प्रभाकर जो है उनकी परंपरा से थोड़ा हट करके इन्होंने अपने मत का प्रचार किया, यानी कि अपने एक नया मत वहाँ से इन्होंने बनाया। यानी कि जो कुमारिल भट्ट है, कुमारिल भट्ट के मत को इन्होंने बहुत जगह में जो है चैलेंज किया है, यानी कि उनके मत के ऊपर इन्होंने आक्षेप किया है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये गुरु से भी लड़ गए थे, पर ऐसे नहीं है कि ये गुरु जी के विरोधी थे। ये गलत लोगों के मन में धारणा हो जाती है कि जो शिष्य अपने गुरु की ग्रंथों का खंडन करता है वो गुरु से झगड़ा कर लेता है, ऐसे सोचते हैं। झगड़ा नहीं है, ये मत का खंडन है। मत का प्रतिपादन, मत का खंडन करना, कोई इसमें गलत बात नहीं है। शास्त्र के अनुकूल, अपने तर्क के अनुकूल कोई किसी का भी मत का खंडन कर सकते हैं। उसमें गुरु शिष्य में कोई भी भेदभाव नहीं होता है। गुरु गुरु रहते हैं और शिष्य शिष्य रहता है, और गुरु शिष्य की जो परंपरा है, गुरु से जो पढ़ा हुआ है उसको पढ़ करके वो गुरु जी के मत का खंडन करता है, और गुरु जी के मत का खंडन गुरु का खंडन नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। अगर ऐसे मानेंगे तो व्यास और जैमिनी एक दूसरे का बहुत खंडन करते हैं, ठीक है। व्यासदेव जो है जैमिनी का खंडन करते हैं, और जैमिनी जो है व्यासदेव जी का ग्रंथों की जो मत की खंडन करते हैं। और आप देखेंगे मीमांसा और जो वेदांत है भले ही ये परिपूरक है, यानी कि एक आसपास के ग्रंथ है, यानी कि दोनों के मत मिलते जुलते हैं। वेदांत की जो नज़दीकी ग्रंथ है वो मीमांसा है, परंतु मीमांसक जो है व्यास जी के मत को नहीं मानते हैं, ये बात ध्यान रखिए। इसीलिए गुरु और शिष्य में जो है जब मत का खंडन होता है तो वहाँ गुरु शिष्य का खंडन नहीं होता है, गुरु शिष्य में झगड़ा नहीं होता है, ठीक है। वो केवल मत का खंडन करते हैं। तो इसलिए इस भ्रम को दिमाग से मिटा देना चाहिए जो शास्त्र की परंपरागत अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सवर भाष्य के ऊपर उन्होंने प्रभाकर ने बृहति टीका लिखे हैं, और बृहति टीका की टीका जो है ऋजु विमला टीका है वो आचार्य शालिकनाथ ने लिखे हैं, ठीक है। ये भी 790 के आसपास हुए हैं, ये 775 यानी कि थोड़ा पहले हुए। और उसके बाद जो है ऋजु विमला टीका जो है ये 790 में लिखा गया है, इसलिए आचार्य शालिकनाथ ने लिखे हैं, ठीक है। और आचार्य शालिकनाथ की और भी कोई ग्रंथ प्राप्त हो सकता है, वो देखना पड़ेगा। अभी तो हमारे पास कोई उपलब्ध नहीं है इनके। देखिए इन सारी विषयों को पढ़ने के लिए एक एक ग्रंथ छानबीन करना पड़ता है, और लाइब्रेरी में जाकर सभी ग्रंथों को देखना पड़ता है कि इनकी जितने ग्रंथ मिला है। हो सकता है किसी ग्रंथ में किसी का और नाम आ जाए, किसी ग्रंथ में किसी का पिता के नाम दे दिया हो, किसी ग्रंथ में किसी के स्थान के नाम दे दिया हो कि किस काल में रहे, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ऐसे। तो एक चीज़, सभी ग्रंथों का सभी मटेरियल एक ग्रंथ में नहीं प्राप्त होता है, इसलिए मेहनत बहुत लगती है। और देखते हैं आगे, भगवान करे कि हमारे पास समय हो और सब कुछ व्यवस्थित रहा तो इन इतिहासों के ऊपर ज़रूर एक तैयार करेंगे, ठीक है, विस्तृत रूप से सभी दर्शन का इतिहास। जब आप लोग PhD में जाएंगे या फिर फ्यूचर में, तो
आपको प्राप्त होगी। करेंगे ज़रूर, चाहे वो टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल लग सकता है भले ही उसमें, पर थोड़ा थोड़ा करके उसको इकट्ठा करके फिर एक तैयारी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और बृहति टीका जो है ना, बृहति टीका लिखा गया रिज्यूम वाला टीका, और इसके ऊपर नया विवेक जो है भवदेव का नया विवेक नामक एक ग्रंथ है। ठीक है, ये 900 ईस्वी में लिखा गया है। अब देखिए इनकी 4 टीका है, जो नया विवेक है, नया विवेक की 4 टीका प्राप्त होते हैं। नया विवेक की 4 टीका है, और वो कौन कौन सी है? विवेक तत्व है जो रंतिदेव की लिखी हुई है, और नए विवेक दीपिका है, ये भरद्वाज की लिखी हुई है। भरद्वाज आचार्य अलग है, ये भरद्वाज अलग है। ठीक है, और एक पंचिका टीका है जो शंकर मिश्र ने लिखे हैं, और नए विवेक अलंकार है जो दामोदर ने लिखे हैं। ये 4 पर 4 टीका है। ये संक्षिप्त इतिहास के रूप में आप मान सकते हैं। तो ये 900 ईस्वी के बाद में ये सब हुए हैं। ठीक है, और ये कौन सा ईस्वी में हुए हैं इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसी विवेक तत्व और नए विवेक दीपिका, पंचिका और नए विवेक अलंकार, इन टीकाओं को पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पर इनकी बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक, हाँ, इसके ऊपर एक रामानुजाचार्य ने भी कुछ ग्रंथ लिखे हैं। रामानुजाचार्य तंत्र रहस्य नाम का एक ग्रंथ लिखे हैं जो गुरु मत में प्रवेश की काम करता है। ठीक है, रामानुजाचार्य ने गुरु मत को प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं तंत्र रहस्य। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और बहुत ही विद्वानों में इसका प्रसिद्धि। 1150 ईस्वी में रामानुजाचार्य की काल माना जाता है। और एक मत रहा है मुरारी मत, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था मीमांसा की, उसमें मुरारी मत के बारे में बताता। ये त्रिपादी नीति नयन। ठीक है, इसका क्या नाम है? त्रिपादी नीति नयन। ठीक है, त्रिपादी नीति नयन है, और 11 अध्यायाधिकरण है। 2 ग्रंथ इनका मुरारी मिश्र जी की मिलता है। इनका भी मत थोड़ा सा जो कुमारिल भट्ट और प्रभाकर से थोड़ा अलग निकला। ठीक है, मुरारी मत, तो मुरारी ये भी 1200 ईस्वी में हुए हैं। तो इनका 2 ग्रंथ प्राप्त होता है, किंतु इनका ज़्यादा मत आगे चला नहीं, इसलिए इनके ग्रंथों की ज़्यादा प्रचार नहीं हो पाए, पर एक मत इनका भी माना जाता है। हाँ, यहाँ पर ये वीडियो एंड हो गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चंस आने की बहुत ही संभावना रहती है। आजकल जैसे क्वेश्चन की पैटर्न बन रहा है, तो उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा रहता है। आता भी है, लोग अक्षय भास्कर ने पिछले बार पूछा था, तो हो सकता है इस बार दूसरे किसी का पूछते। तो इसलिए आपको ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए, और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। बहुत मेहनत लगता है इसमें, 5-6 घंटा 7 घंटा से भी ज़्यादा लगता है। बहुत सारे पुस्तक खंगालना पड़ता है, और किसी ग्रंथ में मिलता है, कुछ चीज़ें के लिए डाउट्स रहती है दिमाग में, तो फिर जब तक वो क्लियर नहीं होता है तब तक वीडियो बनाने के लिए मन नहीं करता है कि हाँ इसमें कुछ डाउट्स है अभी तक। ठीक है, तो अब फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में। आप लोग मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए नेट की, और हम लोग की लाइव क्लास अभी चल रहा है। अगर आप वर्तमान में हैं तो लाइव क्लास आप जो है अटेंड कर सकते हैं। इसमें डिस्कशन होता है, एक बात ध्यान रखिए, हर टॉपिक का, हर यूनिट का हम डिस्कशन इसमें करेंगे। ठीक है, अभी तक 1 यूनिट कंप्लीट हो गया है। उसमें आपको एक फ़ायदा होगा कि ये रात को 10 बजे चल रहा है, इसलिए आपका अननेसेसरी टाइम है। ठीक है, आप उस समय भोजन करते हुए भी आप अपने ये सीरीज देख सकते हैं, डिस्कशन में भाग ले सकते हैं, और ये गूगल मीट ऐप्स के माध्यम से चल रहा है। आपका जो भी क्वेश्चंस होगा, जैसे आपको मन में डाउट है कि ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, मीमांसा का हो, दर्शन का हो, वेदांत का हो, सभी यूनिट को हम कवर करेंगे 1-1, 2-2 दिन के अंदर। ठीक है, तो सभी यूनिट में जो भी आपका डाउट्स है वो आप डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी विषय को समझ में नहीं आता तो आप उसको छोड़ देते हैं। ऐसे मत करिए, छोड़िए मत कोई भी टॉपिक, कोई भी यूनिट छोड़िए मत। जो रुचिकर नहीं लगता है तो छोड़िए मत, उसको क्वेश्चन बना करके लाइए हमारे पास कि मुझे ये यूनिट समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, आपको 0% भी समझ में नहीं आ रहा तो भी आप बताइए। आपको कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि आप क्यों नहीं समझ में आ रहा है, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। जो भी आप विषय रखोगे उस विषय के ऊपर हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे भी आपको समझ में आए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम लगेगा आपको समझने में, उतना टाइम हम दे करके आपको समझाएंगे। इसलिए मैं तो कहूँगा कि ये लाइव क्लास आप जो है ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, इसमें आपको कोई जो है नुकसान नहीं है। 10 बजे ये रात्रि को 10 बजे चल रहा है ये क्लास, तो इसलिए रात्रि को तो आप कोई काम करते नहीं है। दिन भर आप खूब मेहनत करिए, और जो डाउट्स होता है वो रात्रि में आप सॉल्व करिए।
ऐसे ही क्लास चलती है, बहुत बड़े बड़े जो क्लास होता है उन क्लास की ऐसे ही स्थिति होती है, वहाँ पर भी विजुअल चढ़ाया जाता है। यहाँ पर हमने देखा है मुखर्जी नगर में, मुखर्जी नगर में जो बड़े बड़े क्लास चलती है आईएएस का, ठीक है, जो आईएएस की एग्ज़ाम होती है यूपीएससी की एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पर भी ऐसे ही विजुअल चलाया जाता है, वीडियो चला दिया जाता है, जहाँ 3-3, 4-4 हज़ार छात्र बैठे होते हैं। और जब वो क्लास ख़त्म होती है तो वहाँ डाउट सेक्शन के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए जो है 3-4 लोग बैठे रहते हैं एक्सपर्ट, ठीक है। वीडियो किसी और का चल रहा है, कोई दूसरे प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वीडियो में एक कमरे में, और वो सारे जगह पे उनको वीडियो में विजुलाइज किया जा रहा है, और सबको मिल करके फिर इकट्ठा जब ख़त्म हो जाता है सीजन, तो उसमें क्वेश्चन आंसर किया जाता है कि आपका जो भी डाउट है वो बताओ। फिर डाउट क्लियर करने के लिए वहाँ पर 4-5 लोग बैठे रहते हैं एक्सपर्ट, वो डाउट क्लियर करते हैं। फिर भी अगर आपका डाउट नहीं क्लियर हो पाता है तब वो क्वेश्चन को फिर उनके पास भेज दिया जाता है जो प्रोफेसर उस चैप्टर को पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्लास चलती है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को ये लगता होगा कि इससे क्या लाभ है, जब वो 1.5 2 लाख रुपया दे करके वो इस प्रकार की क्लास ज्वाइन करते हैं, तो आप फ्री में ज्वाइन करने में आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। कोई भी क्लास जो है व्यर्थ नहीं जाता है। हमारे पास जितना नॉलेज है, अगर हम आप तो देख रहे हैं हमारे वीडियो, हम कहीं भी बिना प्रमाण की बात नहीं करते हैं। प्रमाण हमारे पास होगा, किसी ग्रंथ में उसकी प्रूफ मिलेगा, तभी हम उस बात को डिस्कशन करते हैं, उस बात को रखते हैं आप लोगों के सामने। इसलिए बिना प्रमाण के हम बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये मैटर और भी जो है रेलिवेंट हो जाता है, और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अगर डाउट क्लास ज्वाइन करते हैं हमारे जो लाइव क्लास, तो आपको, मुझे लगता है उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स होगा। और ये अननेसेसरी टाइम है, उस समय आपको पढ़ने में रुचि नहीं होगी, भोजन करने के बाद ऐसे भी आपको थोड़ा नींद आ रही होगी, तो उस समय ज्वाइन करिए। आपको 5 दिन फ़ायदा नहीं होगा, 2 दिन लाभ हो सकता है, ठीक है। 5 टॉपिक में आप जानते हैं, लेकिन एक टॉपिक आप ऐसे होगा जिस टॉपिक को आप ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो वो टॉपिक में आपको जो है काफ़ी मदद मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिए और बिल्कुल भी ज्वाइन करते रहिए। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने मित्रों को। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे पहुंच से बाहर है, जो कि यूजीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, उनको भी हमारे साथ जोड़ना है। इससे आपको फ़ायदा होगा। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था कभी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप जितने ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, उतने ज़्यादा स्टूडेंट की जो है नेट JRF क्वालिफाइड होगा। कैसे, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 100 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो इसमें सिर्फ 6 लोगों को ही नेट क्वालिफाइड होगा, और इसमें से 1% ही क्या होगा, JRF होगा। ये ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए आप 10 अपने मित्र को जोड़ते हैं, तो अपना नंबर जो है आप बढ़ा रहे हैं। अगर आप अपने 10 मित्रों का फॉर्म भरवाते हैं ना, तो आप अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, आपका क्वालिफाइड होने की संभावना ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और आपके मित्र जो है वो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन उनको फॉर्म भराना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा छात्र फॉर्म भरेंगे, उतना ज़्यादा इधर परसेंट इंक्रीज होगा। 100 में से एक छात्र को नेट मिलता है, ये ध्यान रखिए। और वो 100 में से आप हो सकते हैं, अगर आप ये अपने मित्रों को मदद करते हैं तो। क्योंकि जिनको आप मदद करेंगे वो आपसे ज़्यादा थोड़ी पढ़ सकता है, क्योंकि आप पहले से पढ़ रहे हैं। अगर वो पढ़ने वाला होगा तो वो तो पहले भी नेट दे चुका होगा, ठीक है। इसलिए आप उनको थोड़ा मोटिवेट करिए। अगर उनका वो क्वालिफाइड आज नहीं हो सकते तो कल तो होंगे ना। अगर आज कोई हमारे पास आता है तो आज उसको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, 3 महीना उसके लिए काफ़ी नहीं है, तो अगले सेमेस्टर के लिए वो तैयारी करेगा, तब तक आप नेट JRF करके निकल जाएंगे। तो इसीलिए जितना लोगों को आप जोड़ सकते हैं उतना लोगों को जोड़िए, ये बहुत ही अच्छा है। और अभी जो हमारे पास 3 मंथ है, ये 3 मंथ में आपको जो है बहुत मेहनत करके पढ़ना है। कम से कम 10 घंटा पढ़िए, 10 घंटा। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, देखिए रट्टा मारने के लिए 10 घंटा बहुत कम होता है, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। प्रत्येक पुस्तक को एक एक बार 2 2 बार पढ़ना है, और उसका नोट्स थोड़ा बहुत तैयार करना है। अगर आप इतना करते हैं तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मुझे लगता है आपको ये पसंद आया होगा, तो आप लाइव ज्वाइन कर जरूर करिए। धन्यवाद। हरिओम।